हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से नए यूट्यूब चैनल बोर्ड तक पे। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपना स्टडी जो है मन लगाकर कर रहे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप 10वीं के छात्र हैं या फिर इस साल आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर से 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के जो है फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 70 एमसीक्यू बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन जो है ना फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अगर आप सभी चाहते हैं हिस्ट्री में हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आएँ तो आप सभी जो है ना ये क्लास ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में जो 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो इस चैप्टर से अगर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद करते चलिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे ना, क्या करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सभी को आंसर पता रहेगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ आंसर देते चलेंगे, ठीक है। और अंत में यानी कि लास्ट में बताइएगा 70 में आप सभी कितना सही किए, ठीक है। देखिए पहला नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद का जो मतलब होता है एक साझा पहचान की भावना होता है, ठीक है। राइट आंसर एक का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पर, दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि फ्रेंच क्रांति कब हुई थी, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1789 को। पूरा डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है ना, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। हम लोग तीसरा नंबर पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो उस टाइम जो है कौन से प्रकार की सरकार की यानी कौन से प्रकार का जो सरकार है उनकी स्थापना किए थे। क्या राजशाही यानी कि राजाओं वाला शासन, या फिर लोकतांत्रिक तानाशाही उपनिवेशवादी। तो आपको अच्छे से पता है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किए थे फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने संविधान बनाया था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो यानी कि संविधान बनाए थे तो कौन बनाए थे, राष्ट्रीय सभा बनाए थे, ठीक है। राइट आंसर 4 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है जोल्वेरिन क्या थी। देखिए जो जोल्वेरिन थी वो एक क्या थी, तो याद रखिएगा आपको अच्छे से पता है जर्मन व्यापारिक संघ थी, ठीक है। राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। जोल्वेरिन एक जो है ना व्यापारिक संगठन है, लेकिन कहाँ का, तो जर्मन का। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए जो इटली का एकीकरण हुआ था तो वो जो है किसका नेतृत्व में, तो आपको अच्छे से पता है काउंट काबूर के नेतृत्व में। यहाँ पर काबूर होगा, ठीक है, यहाँ कैबूर हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए 6 का सी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है नेपोलियन ने खुद को कब सम्राट घोषित किया था। नेपोलियन जो है अपने आप को जो सम्राट यानी कि शासक घोषित किए थे तो कब, याद रखिएगा 7 का यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, 1804 में घोषित किए थे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फ्रैंकफर्ट संसद यानी किस वर्ष हुई थी, यानी कि फ्रैंकफर्ट संधि जो हुई थी, यहाँ पर संधि होगा, ठीक है। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1848 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर पूछा गया इटली का मस्तिष्क कौन था। इटली का मस्तिष्क आपको बताना है, तो याद रखिएगा काउंट काबूर था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 9 का सी हो जाएगा। और वहीं पर बात करें इटली का मसीहा कौन था, तो मेजिनी था। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर पूछा गया 10 नंबर कि राष्ट्र शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था। जो राष्ट्र शब्द है वो किसके लिए यानी कि प्रयोग हुआ था, उपयोग हुआ था, यूज हुआ था, तो याद रखिएगा साझा पहचान के लिए, ठीक है। 10 का सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, मैं समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन और आंसर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 11 नंबर नेपोलियन को हार कहाँ मिली थी। नेपोलियन को जो हार मिला था वो कहाँ मिली थी, तो याद रखिएगा वाटरलू में उनका हार मिला था, उनको हार मिल गया था, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जर्मनी का एकीकरण किसने किया। देखिए जो जर्मनी का एकीकरण किए थे वो कौन किए थे, तो बिस्मार्क किए थे,
ठीक है, राइट आंसर सी होगा। जो भी प्यारे स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट बता दें, आप लोगों का जो है ना क्लास रेगुलर पर डे चल रहा है, ठीक है, यानी कि एक दिन में एक सब्जेक्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है जरूर इस चैनल से जुड़िएगा और एक एक क्लास को जरूर कीजिएगा। अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है जर्मनी कब एकीकृत हुआ था। देखिए जो जर्मनी एकीकृत हुए थे वो कब, तो याद रखिएगा 1871 में जो है ना जर्मनी एकीकृत हुए थे, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, यानी कि वियना सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा मेटरनिख थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए पूछा गया है मेटरनिख किस देश से थे। मेटरनिख जो थे वो कौन से देश से थे, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 16 नंबर पूछा गया है 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी। 1830 की क्रांति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो फ्रांस में हुई थी, ठीक है। देखिए 1789 में फ्रांस में पहला क्रांति हुआ था, दूसरा 1830 में, तीसरा जो है 1848 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सिविल कोड 1804 का दूसरा नाम क्या है। देखिए जो सिविल कोड 1804 का दूसरा नाम है वो क्या है, तो याद रखिएगा नेपोलियन कोड है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको नया दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी से निकाला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रवाद को पहले किसने परिभाषित किया था। देखिए राष्ट्रवाद को जो डेफिनेशन किए थे सबसे पहले तो वो किसने, तो याद रखिएगा मेजिनी ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। यंग इटली की स्थापना की बात करें तो मेजिनी ने किया था, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया इटली का तलवार कौन कहलाया। देखिए इटली का जो तलवार कहलाया तो वो कौन कहलाया आपको बताना है। तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इटली का तलवार जो है गैरीबाल्टी कहलाता है। इटली का तलवार गैरीबाल्टी। इटली का मस्तिष्क कौन, तो कैबो यानी काउंट काबूर। उसके बाद जो है मेजिनी क्या कहलाते हैं, तो मेजिनी जो है इटली का मसीहा कहलाते हैं। याद रहेगा इटली का मसीहा कौन, तो मेजिनी। और काबूर कौन, तो इटली का मस्तिष्क, ठीक है। इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो काउंट काबूर को। और इटली का तलवार यानी गैरीबाल्टी को, ठीक है ना। चलिए यहाँ 21 नंबर देखिए पूछा गया इटली का राजा कौन था। इटली का राजा आपको बताना है, तो याद रखिएगा विक्टर यानी इमेनुअल सेकेंड जो है इटली का राजा थे। देखिए यहाँ पर 22 नंबर, राष्ट्र की पहचान में कौन सा नहीं है। देखिए राष्ट्र की पहचान में कौन नहीं आता है, भाषा, इतिहास, संविधान, व्यक्तिगत धर्म। तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा। जो व्यक्तिगत धर्म है ये राष्ट्र की पहचान में नहीं आता है, ठीक है। धर्म क्यों आएगा हमारे राष्ट्र के पहचान में बताइए, संविधान आएगा, इतिहास आएगा, भाषा आएगा, ठीक है, ये तो आता ही है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए नेपोलियन की व्यवस्था से क्या मिला। देखिए जो नेपोलियन की व्यवस्था है उनसे हमें क्या मिला, क्या स्वतंत्रता मिला, समानता मिला, उपनिवेश मिला, अराजकता मिला। तो 23 का याद रखिएगा हमें समानता मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर चलते हैं 24 नंबर, यूनिफॉर्म कानून का मतलब क्या होता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म जो कानून है उसका अर्थ बताना है। तो याद रखिएगा 24 का ए हो जाएगा, सबके लिए एक नियम, यही जो है यूनिफॉर्म कानून होता है। देखिए 25 नंबर पूछा गया है राज्य इक्वल टू राष्ट्र का किस, यानी राष्ट्र किसका विचार है। देखिए जो राज्य इक्वल टू राष्ट्र, ये जो विचार बताए थे कि राज्य जो है ना राष्ट्र के बराबर होता है, तो ये कौन बोले थे, तो याद रखिएगा नेपोलियन जी बोले थे, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 26 नंबर, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ये हमारा न्यू चैनल है, आप लोग को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। देखिए 26 नंबर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखिए जो इटली का एकीकरण हुआ था तो वो कब, आपको अच्छे से पता है 1870 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया 27 नंबर, क्रांति का अर्थ है। देखिए प्यारे स्टूडेंट क्रांति का मतलब क्या होता है, तो विरोध होता है, ठीक है। 27 का क्या होगा, सॉरी क्रांति का अर्थ विरोध नहीं होता। क्रांति इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें परिवर्तन लाना है, ठीक है, यानी कि बदलाव लाना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रांति का मतलब होता है क्या, परिवर्तन लाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर पूछा गया नेपोलियन को हार कहाँ मिली, तो वही क्वेश्चन है वाटरलू में मिली थी, ठीक है। 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर देखें
राष्ट्रवाद का आधार क्या है? राष्ट्रवाद का जो आधार होता है वो साझा इतिहास होता है, भविष्य होता है, विचार होता है, सभी होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 30 नंबर पूछा गया है, वियना सम्मेलन का उद्देश्य, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र लाना, नेपोलियन की सत्ता, शांति और पुराने राजा, व्यापार और विस्तार। तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांति और पुराने राजा, यही जो है उद्देश्य था। ठीक है, वियना सम्मेलन का। नेक्स्ट देखिए, काउंट काबूर जो है किस देश से थे? तो काउंट काबूर जो रहने वाले थे, तो याद रखिएगा वो इटली के रहने वाले थे। ठीक है, और इसी ही इटली का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए 32 नंबर, युवा यूरोप यानी कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो 32 का आप याद रखिएगा, यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, दोनों की स्थापना मेजिनी जी ने किए थे। ठीक है, चलिए 33 देखिए पूछा गया है, बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क जो चांसलर थे ना, याद रखिएगा वो जर्मनी के चांसलर थे। अगर क्वेश्चन पूछ दे उल्टा करके कि जर्मनी के चांसलर कौन थे, तो याद रखना है बिस्मार्क थे। ठीक है, नोट करते चलेंगे अगर याद नहीं होती है तो। ठीक है, देखिए 34 नंबर, फ्रांस में राजशाही की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा यानी फ्रांस में जो राजशाही यानी राजा वाला शासन फिर से स्थापना हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो याद रखना है 1815 में। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिस्मार्क की नीति क्या था? बिस्मार्क का जो पॉलिसी था वो क्या था? खून और लोहा, अहिंसा, जनक्रांति, समाजवाद। तो याद रखिएगा 35 का ए हो जाएगा, खून और लोहा। ठीक है, चलिए 36 देखिए पूछा गया है, 1848 की क्रांति का उद्देश्य। देखिए जो 1848 में क्रांति हुआ था, उनका उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिए पूछा गया है, यूरोप का यानी कि राजनयिक केंद्र, यूरोप का राजनयिक केंद्र बताना है आपको। तो यूरोप का राजनयिक केंद्र की बात करें तो जर्मनी थे। ठीक है, राइट आंसर 37 का डी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 38 नंबर देखते हैं, पूछा गया है, जनता की आत्मा किसे कहा जाता है? बताना है आपको, जो जनता की आत्मा कहे जाते हैं किसको? मेजिनी को, काबूर को, गैरीबाल्डी को, या फिर जो है नेपोलियन को। तो जनता की आत्मा की बात करें तो मेजिनी को जनता की आत्मा कहा जाता है, और जनता का मसीहा भी जो है ना मेजिनी को ही कहा जाता है। ठीक है, 39 देखिए पूछा गया, साझा अतीत दर्शाता है। देखिए जो साझा अतीत दर्शाता है ना, वो राष्ट्रवाद दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मन राज्यों को एक करने वाला संगठन। देखिए जो जर्मन राज्य को एक करने वाला संगठन था या संधि था, तो वो कौन सा? तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जोल्वेरिन संधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर पूछा गया है, कौन सी क्रांतिकारी नेता यंग यूरोप से जुड़ा था? यंग यूरोप से कौन जुड़ा था? तो आपको अच्छे से पता है, मेजिनी जुड़ा था। 41 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यंग यूरोप की स्थापना ही कौन किए थे? मेजिनी किए थे। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रभाव क्या था? देखिए राष्ट्रवाद का जो प्रमुख भाव था वो क्या था? तो याद रखना है 42 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर सांस्कृतिक एकता हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 43 नंबर पूछा गया है, फ्रांस में राजा का नाम इक्वल टू राष्ट्र किसने कहा? देखिए राजा का नाम इक्वल टू राष्ट्र जो कहे थे, तो वो कौन कहे थे? लुई 14, लुई 15, लुई 16, लुई 18। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा लुई 14 बोले थे कि राजा का नाम बराबर जो है ना राष्ट्र होता है, मतलब ये जो राष्ट्र है ये राजा का ही नाम होता है। ठीक है, ये बात कौन कहे थे? तो लुई 14 कहे थे। नेक्स्ट 44 नंबर देखें, नेपोलियन के कोड में क्या नहीं था? क्या कानून की समानता नहीं था, वंशानुगत विशेष अधिकार नहीं था, नहीं संपत्ति का अधिकार नहीं था, प्रशासनिक का व्यवस्था नहीं था? क्या नहीं था नेपोलियन का कोड में? तो याद रखिएगा 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वंशानुगत विशेष अधिकार नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर पूछा गया है कि कैबूर का या फिर काबूर का उद्देश्य क्या था? देखिए कैबूर भी उनको बोला जाता है और काबूर भी बोला जाता है, यानी कौन किसको? काउंट काबूर को। ठीक है, तो देखिए काउंट काबूर का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा 45 का राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा, इटली का एकीकरण था। ठीक है, 46 देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ हुई थी? देखिए जो फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 46 का जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट 47 नंबर पूछा गया है, साझा भाषा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। जो साझा भाषा है उसका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? तो याद रखिएगा 47 का ए हो जाएगा, ये एकता में निर्माण है। ठीक है, यानी कि एक होने में बहुत ज़्यादा जो है ना निर्माण किया है साझा भाषा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 48 नंबर, किस वर्ष इटली का पूरा एकीकरण हुआ था? यानी कि इटली का पूर्ण एकीकरण की बात करें तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1870 में हुआ था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इटली में कौन सी रियासत प्रमुख थी, यानी इटली में कौन सा रियासत था जो यानी कि बहुत ज़्यादा खास थे, तो याद रखिएगा सार्डिनिया पाइडमोंट, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, आप लोग को समझ में आ रही है ना, इस प्रकार तेजी में अच्छा चल रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग लेक्चर जो है इधर उधर पढ़ ही लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है ना समय वेस्ट करना सही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं सीधे क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ, बस आप सभी हो सके तो 1 से 2 बार देख लेंगे, लेकिन देख लेंगे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए 50 नंबर, 1848 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो 1848 की क्रांति का जो नेतृत्व किए थे, याद रखेगा उदारवादी मध्य वर्ग किए थे, ठीक है। 51 नंबर देखिए पूछा गया है, ऑस्ट्रिया की भाषा कौन थी, तो ऑस्ट्रिया की भाषा की बात करें तो राइट आंसर 51 का बी हो जाएगा, जर्मन थी, ठीक है। और उस टाइम जो है ना, जब 1789 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कौन थी, तो आप ये भी याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, मेरी एंटोनेट थी। कौन थी, तो आप याद रखिएगा मेरी एंटोनेट, ठीक है। मेरी एंटोनेट कौन थी, तो वो जो फ्रांस के राजा थे जिसका नाम था क्या, लुई सोलेवा, उनकी वाइफ थी, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 52 नंबर पूछा गया है, नेपोलियन के समय यूरोप में क्या बदला। देखिए जब नेपोलियन का शासन था तो उस टाइम यूरोप में क्या बदला था, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, कृषि प्रणाली, शिक्षा प्रणाली। तो याद रखिएगा 57 का जो राइट आंसर होगा, सॉरी 52 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा, प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। 53 नंबर देखिए पूछा गया, नेशन स्टेट क्या है, जो नेशन स्टेट है वो क्या है, क्या सांस्कृतिक समूह है, साझा इतिहास वाला राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, या फिर जो है तानाशाही राज्य है। तो 53 का राइट आंसर बी याद रखिएगा, साझा इतिहास वाला राज्य है। देखिए जर्मनी का पहला सम्राट कौन था, तो ये आप याद कर लेंगे, ये तो वायरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का पहला सम्राट कौन था, तो 54 का डी याद रखिएगा, कैसर विल्हेम फर्स्ट था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 55 नंबर, कौन सा यूरोपीय देश उपनिवेश नहीं बना। उपनिवेश किसे कहते हैं, जब किसी देश या क्षेत्र के एक लोग किसी दूसरे देश में जाकर के अपना व्यापार या नियंत्रण शुरू करें तो उसे ही हम लोग उपनिवेश कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है जो उपनिवेश नहीं बना, मतलब कि गुलाम नहीं बना। तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड कभी गुलाम नहीं बने थे, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर देखिए पूछा गया है, उपनिवेशवाद क्या दर्शाता है। देखिए जो उपनिवेशवाद दर्शाता है तो वो क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा वो प्रभुत्व दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर देखिए पूछा गया, मैजिनी की विचारधारा क्या थी। देखिए जो मेजिनी की जो विचारधारा थी वो राष्ट्रवाद थी, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति यानी कि प्यार बनाए रखना, वही राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। देखिए 58 नंबर, फ्रांस में कौन सा वर्ग राजा के खिलाफ था। इनमें से कौन सा वर्ग था जो राजा के खिलाफ था, पादरी, किसान, श्रमिक, पूंजीपति। तो आपको अच्छे से पता है इसका राइट आंसर 58 का सी होगा, जो श्रमिक लोग थे वो राजा के खिलाफ थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 देखिए पूछा गया, कौन राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं है, ध्वज, राष्ट्रगीत, महल या फिर राष्ट्रीय प्रतीक। तो याद रखिएगा 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो महल होते हैं ये राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं होता है। 60 नंबर देखिए, किस देश ने बिस्मार्क की मदद की है। देखिए कौन सा देश है जो बिस्मार्क का मदद किए थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा। तो 60 का राइट आंसर याद रखिएगा, जो पर्सा देश है वो बिस्मार्क की मदद किए थे, ठीक है। देखिए 61 नंबर, पर्सा किसके अधीन थी, जो पर्सा देश थे वो किसके अधीन थे, तो 61 का सॉरी किसके नहीं, यानी मतलब किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, कौन से आदमी से, क्या नेपोलियन से, या फिर कैसर से, या फिर जो है मेजिनी से, गैरीबाल्डी से। तो याद रखिएगा 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्सा जो है ना मतलब कैसर से अधीन थे, ठीक है। देखिए 62 नंबर, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो मध्य वर्ग का था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 63 नंबर पूछा गया है, नेपोलियन ने शिक्षा के लिए क्या किया। देखिए नेपोलियन जी जो शिक्षा के लिए किए थे तो वो क्या किए थे, तो याद रखिएगा वो स्कूल खोले थे, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखिए, फ्रांस का राजा कौन था जब क्रांति हुई थी, तो आपको अच्छे से पता है लुई सोलेवा थी, ठीक है। 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 65, कौन यूरोप का विचारक कहा गया है। देखिए यूरोप का विचारक के नाम से कौन कहे जाते हैं, तो 65 का याद रखिएगा, मेजिनी जाने जाते हैं। यूरोप का विचारक, ठीक है, यूरोप का मसीहा,
उसके बाद जो है यंग इटली की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना, ये सब कौन किया है? तो मेजिनी जी किया है। ठीक है, चलिए 66 देखें, यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ फैला? तो यूरोप में। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो राष्ट्रवाद फैले थे तो आप याद रखिएगा फ्रांस में फैले थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर, पूछा गया है यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1831 में हुई थी। और किसके द्वारा? तो मेजिनी जी के द्वारा। ठीक है ना, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 68 नंबर, रोम किसका केंद्र था? रोम किसका केंद्र था? इटली की राजधानी का केंद्र था। क्वेश्चन पूछे कि इटली की राजधानी का केंद्र कौन था? तो रोम था। चलिए 69 नंबर यानी कि 69 नंबर, पूछा गया है 19वीं सदी का विचार क्या था? तो 19वीं सदी का जो विचार था राष्ट्रवाद था। ठीक है, राइट आंसर 69 का बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है राष्ट्रवाद का लक्ष्य क्या था? देखिए जो राष्ट्रवाद का लक्ष्य था वो क्या था? बंटवारा, एकता, शोषण, उपनिवेश। तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है एकता। ठीक है, यानी कि एकजुट होकर के रहना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो है ना क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर का टॉप 70 यानी कि 70 MCQ कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप जो है ना 70 में 70 सही किए होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 70 में आप लोग जो है 70 सही किए या नहीं, और क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप सभी जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी को PDF जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।